Hello friends, welcome to Paralegal Study. BPSC 103 Political Theory, Concept and Debate. उसकी 15 यूनिट जो है मल्टीकल्चरलिज्म एंड टॉलरेंस, तो वो हम डिस्कस करेंगे. और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट and thank you so much for your response related to the notes, and thank you so much for your all suggestions. तो जिन भी फ्रेंड्स को नोट्स चाहिए BPSC 101, 102, 103, 104 इन्वायरमेंट स्टडीज़ से रिलेटेड, इंग्लिश जो हमारी स्किल है उससे रिलेटेड, मीन्स जितने भी आपको लेक्चर और जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे मेरे चैनल पे, वहाँ पे जितने भी आपको लेक्चर दिख रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या मेल पे मैसेज कर सकते हैं. और ओनली 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे. सो आज मैं अपने नोट्स ही एक ये इस चैप्टर में शेयर कर रहा हूँ आपसे. तो हम देखेंगे कि कैसे जो ये नोट्स हैं ये आपकी हेल्प करेंगे. और सिर्फ अगर आप इतना समझ लेते हैं तो आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा जो ये चैप्टर है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. और इसके अलावा आपको ना बुक खोलने की ज़रूरत है और ना ही कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है. तो ये लेक्चर और ये नोट्स जो है ये मोर देन सफिशिएंट आपके लिए रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन पार्ट. सबसे पहले तो आप ये समझो कि मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब क्या होता है. सो इंडिया अगर हम देखें कि इंडिया एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है which shows the multiculturalism concept, or we can say the India is a pluralistic society, India is a diverse society. और tolerance का मतलब होता है respect the others opinion, also respect the other belief, others traditions, others religion practices also. So tolerance or multiculturalism, these are the very essential for the any country's growth, and we can say that India is the best example to show the multiculturalism concept and also the tolerance. तो एक बेसिक पहले आपको इतना मतलब ऊपर समझ आ गया. अब थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, that cultural diversity जो है is posing a challenge to the states around the world, as various government are facing demands for cultural minority of the recognition, protection, political autonomy. सिंपल से हम बात करें कि कल्चरल डाइवर्सिटी के रूप में हमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं अभी दुनिया में. और जिस हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है, मीन्स द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर मोर कंजर्वेटिव, दे आर मोर पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड आइडियोलॉजीज़. तो अभी जो मल्टीकल्चरलिज्म और टॉलरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, कल्चरल डाइवर्सिटी, प्लूरलिस्टिक जो सोसाइटी है, वो अब धीरे धीरे उसको थ्रेट मिल रहा है, उसको चैलेंज मिल रहा है पूरी दुनिया में. क्यों? क्योंकि अलग अलग जो कुछ अपने अधिकारों की लोग बात करते हैं, कोई कल्चरल माइनॉरिटी है वो अपनी रिकॉग्निशन, प्रोटेक्शन, वो अपनी ऑटोनॉमी चाहती है. इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स सोसाइटी में देखने को अभी मिल रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आगे चलते हैं कि ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये मेनली इसके पीछे फैक्टर क्या है, मीन्स क्यों कल्चरल डाइवर्सिटी इस तरीके, मीन्स अभी डे बाय डे हम देखें तो डिफरेंट कंट्रीज़ में हमें कल्चरल डाइवर्सिटी क्यों शो हो रही है, उसके पीछे वेरियस रीज़न है. सबसे पहला है डिमाइज द कम्युनिज्म इन द ईस्टर्न यूरोप लीडिंग टू द डिमांड ऑफ द नेशनलिज्म. सिंपल है, ईस्टर्न जो यूरोप वाला पार्ट है, ईस्टर्न यूरोप मतलब रशिया, आप उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हो. तो वहाँ पे जो सोशलिस्ट मॉडल था, कम्युनिज्म जो मॉडल था, वो धीरे धीरे कमज़ोर हुआ और एक डिमांड उठी नेशनलिज्म की, राष्ट्रवादी जो फीलिंग्स है, भावनाएं, वो सब इमर्ज्ड हुई. दूसरा अगर हम बात करें कि राइज इन द अट्रैक्शन ऑफ द कम्युनिटेरियन थिंकिंग. कम्युनिटेरियन थिंकिंग का मतलब होता है विच बेस्ड ऑन द कम्युनिटी, जो पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं, मीन सम हाउ रिलेटेड टू द नेशनलिस्ट और नेशनलिज्म्स जो फीलिंग है उसी से रिलेटेड है कम्युनिटेरियन थिंकिंग. तो ये सब भी अट्रैक्ट होती, राइज होती है 1980s के दौरान. इसके अलावा मुस्लिम का जो इमिग्रेंट्स है वो भी वेस्टर्न यूरोप में हमें 1970s के दौरान काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है. इसके अलावा वेरियस जो इंडिजीनियस ग्रुप्स और जो पीपल्स के जो मूवमेंट है, इंडिजीनियस मतलब
they are natural, we can say natural human, or we can say the origin main people of the particular country. जैसे हम बात करें ब्लैक, जो ब्लैक है अमेरिका में, तो दीज ब्लैक पीपल आर द इंडिजीनियस पीपल। तो वो जो है मीन्स द मूवमेंट ऑफ द इंडिजीनियस पीपल्स आर अराइजिंग। एंड लास्ट वन अगर हम समझे, माइग्रेशन ऑफ द पीपल ड्यू टू द वॉर, ड्यू टू द बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ड्यू टू द बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़, इन सब के कारण भी अभी जो डाइवर्सिटी है वो हमें इमर्ज्ड होती दिखाई दे रही है। तो इंट्रोडक्शन में आपको एक बेसिक सी चीज़ समझ आ गई पहले कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो हर कोई फेस कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी किसी भी कंट्री में बढ़ रही है ना, तो वहाँ प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही हैं। सबसे पहला तो ये आपको इंट्रो में ऐसे समझना है इसको। और दूसरा फिर एक बैकग्राउंड के रूप में कि कल्चरल डाइवर्सिटी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो ये वेरियस रीजन है जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो स्टार्ट होती है। देखो मैंने आपको एक और जो एग्जांपल बताया कि इंडिया में तो कल्चरल डाइवर्सिटी, मल्टी कल्चरलिज्म, टॉलरेंस ये शुरुआत से ही है। तो इंडिया तो एक्सेप्शनल, मैं कहूँगा बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे टॉलरेंस और मल्टी कल्चरलिज्म को शो करता है। बट अदर जो कंट्रियाँ हैं उनको आदत नहीं है इन चीज़ों की, इसीलिए वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं अभी। अगर हम देखें यूरोप में, इवन हर जगह पे आप चले जाइए, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो नेटिव पीपल है वहाँ के, वो कह रहे हैं कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं ये हमारी जॉब्स को खा जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो मिक्स मतलब हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो कस्टम हैं, उन सब को थ्रेट पहुँच रहा है। तो मतलब लोग जो ज़्यादातर जो कंट्रियाँ हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करती हैं, और इसीलिए सोसाइटी ब्रेक भी हो रही है। वॉर देखने को मिलते हैं हमें, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है सोसाइटीज़ में। लेकिन इंडिया तो नो डाउट शुरुआत से ही हमारा जो कॉन्सेप्ट है वसुदेव कुटुंबकम, मीन्स वी आर द एंटायर फैमिली, मीन्स पूरी जो अर्थ है वो एक फैमिली की तरह है। और इंडिया में हमेशा अलग अलग व्यू, डाइवर्सिटी, आइडियोलॉजीज़ को यहाँ पे जगह मिली भी है। तो हम इंडिया की यहाँ पे उस सेंस में बात नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से कि किस तरीके से सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है कल्चरल डाइवर्सिटीज़ के सामने, और कैसे ये कल्चरल डाइवर्सिटी का राइज हुआ। तो आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको अब हो गई होगी इसके बारे में। नेक्स्ट है कि कल्चर एंड आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है कि मैक्रो सेंस में, मैक्रो मतलब होता है इन द लार्ज स्केल, मैक्रो सेंस में अगर हम देखें कल्चर का मतलब ही होता है योर वे ऑफ लाइफ स्टाइल, योर बिलीफ, योर वैल्यूज़, योर प्रैक्टिसेस विच पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एंड cultural holds the traditions, religion, language, moral principles. These are the basic concept of the culture, and these are the central part of the multiculturalism. तो कल्चर में ये सारी चीज़ें आएंगी। अब आता है कि आइडेंटिटी में क्या आएगा। आइडेंटिटी मीन्स ए सेंस ऑफ यूनिक एंड सेपरेट सेल्फहुड and sees individual deeply in a particular culture or a social context. Means suppose identity somehow related to the negative sense, or we can say the micro sense. देखो अभी आप एक अंतर से समझो इसको। कल्चर जो है ना वो मैक्रो पार्ट है, मैक्रो मतलब लार्ज, पॉजिटिव है। कल्चर इज एसोसिएटेड इन अ पॉजिटिव सेंस, क्योंकि उसमें क्या है, आप डिफरेंट नॉर्म्स, वैल्यूज़, रिलीजन, प्रिंसिपल, सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, इन सब को आप क्या करते हो, ये सारी चीज़ें आप शेयर करके चलते हो। दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर कल्चर, और उसी से ही कॉन्सेप्ट निकला है मल्टी कल्चरलिज्म का। बट आइडेंटिटी सम हाउ रिलेटेड टू द माइक्रो सेंस, वी कैन से द नेगेटिव। सो मीनिंग ऑफ द आइडेंटिटी इज एसोसिएटेड इन ए नेगेटिव वे। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है आपकी एक यूनिक, आपकी एक सेपरेट आइडेंटिटी, जिसके तहत आप अपने पर्टिकुलर, मान लो किसी जेंडर को, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी को ही आप वैल्यू देते हैं। तो वो जो आपकी एक आइडेंटिटी है, तो उसको अगर आप आप पर्टिकुलर एक ही तरीके की सोच रखते हैं, आप सिर्फ अपने ही धर्म, अपने ही वैल्यूज़, अपने ही आइडेंटिटी, अपने ही प्रिंसिपल्स को अगर आप बेहतर मानते हैं, तो वो आइडेंटिटी के रूप में आपकी पहचान होगी, और वो आपके नेगेटिव सेंस, आपका नेगेटिव व्यू ही दिखाएगी। और कल्चरल जो है वो पॉजिटिव एसोसिएट उसमें होता है, और वो मैक्रो सेंस उसमें निकलती है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ द कल्चर एंड द आइडेंटिटी।
अब है कि मल्टी कल्चरलिज्म का फर्दर अगर हम उसको और कॉन्टेक्स्ट के रूप में समझें, कॉन्सेप्ट के रूप में, तो क्या है, द मल्टी कल्चरलिज्म मीन्स टू डिस्क्राइब द सोसाइटी इन विच डिफरेंट कल्चर्स कैन को एग्जिस्ट, एंड इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मल्टी कल्चरलिज्म, जहाँ पे डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड सोशल नॉर्म्स जो हैं वो प्रैक्टिस किए जाते हैं। और जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी तरीके की हो सकती है, जैसे रिलीजन डाइवर्सिटी। सो आपने देखा होगा यहाँ पे इंडिया एक इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ द कंट्री विद डाइवर्स कल्चर एंड द रिलीजन। हमारे यहाँ पे कितने रिलीजन हैं, सो ये डाइवर्सिटी का ही पार्ट है, रिलीजन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द लोकेशन, मीन्स जियोग्राफिकल लोकेशन, आपकी कोई हिल एरिया में रह रहा है, कोई डेजर्ट में, कोई कोस्टल एरिया में, कोई प्लेन एरिया में, सो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द लोकेशन। नेक्स्ट वन इज़ द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी विच बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, तो कितनी सारी यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं। सेम रेशियल डाइवर्सिटी इज बेस्ड ऑन द फिजिकल फीचर्स। आपने देखा होगा कि कई बार हम कहते हैं अफ्रीकन जो पीपल हैं वो ब्लैक और थोड़ा भट्टे खट्टे और काफ़ी मजबूत होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रेशियल जो डाइवर्सिटी है वो उसको शो करता है। तो इस तरीके से मल्टी कल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमने देखा है इन द डिफरेंट पार्ट अंडर द डाइवर्सिटी, दैट इज रिलीजन, डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन लोकेशन, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रेशियल डाइवर्सिटी एंड ये सारी चीज़ें। एंड फ्रेंड्स, मल्टी कल्चरलिज्म जो है ये पॉलिटिकल थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट आए 1970s और 1980s के बाद हमें दिखाई देता है। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट यूरोप में एज सच ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, बट 1970s और 80s के बाद ही से मल्टी कल्चरलिज्म कॉन्सेप्ट अपीयर होता है यूरोप में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इंडिया में मल्टी कल्चरलिज्म स्टार्टिंग से ही मौजूद है, लेकिन यूरोपियन लोगों के लिए चीज़ें नई हैं, और उसके रीजन में यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका कि ये सब रीजन हुए जिसके कारण वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी यूरोप में देखने को मिली। जब कल्चरल डाइवर्सिटी हुई तो उसके बाद ही पॉलिटिकल थ्योरी जो है यूरोप में अगर हम देखें पर्टिकुलर, तो वहाँ पे मल्टी कल्चरलिज्म कॉन्सेप्ट जो है वो अपीयर होता है। उससे पहले ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था यूरोपियन सोसाइटीज़ में, मैं एक पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। आगे है कि एक बुक है जिसमें मल्टी कल्चरलिज्म ऑफ फियर, जैकोब टी लेवी उन्होंने बुक लिखी है। उसमें उन्होंने 8 कैटेगरी में इसको डिस्क्राइब किया है कि मल्टी कल्चरलिज्म ऑफ फियर मीन्स, वो अपनी एक बुक लिखते हैं उसमें साफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो मल्टी कल्चरलिज्म है ये इसका भय क्या है, मीन्स क्या फियर है, क्या इसमें प्रॉब्लम है, कौन से ऐसी 8 कैटेगरीज में फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके वो बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं इसमें पहला है एग्जेम्पशंस फ्रॉम जनरली एप्लीकेबल लॉज। जैसे देखो सिंपल सी अगर हम बात करें, यहाँ पे है कि जो एक एप्लीकेबल लॉ है, यहाँ पे एग्जेम्पशंस का मतलब होता है इन्हें नेगेटिव लिबर्टी और नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट। सिंपल सी अगर हम बात करें कि भाई वो फियर किस रूप में देख रहे हैं इसको, तो पहला वो कह रहे हैं कि आपको जो लॉ है, जैसे मान लो आपने कोई पर्टिकुलर कानून बनाया, या मान लो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन है वो अपना कोई लॉ फॉलो करता है, अपने कोई नियम, उनके जो भी उनकी प्रैक्टिसेस है वो फॉलो करता है, तो उसमें हम ज़्यादा फिर इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उन लोगों की उसमें इंटरफेयर करेंगे तो वहाँ पे वो समझो आप कॉन्फ्लिक्ट ही अराइज होने वाली बात है। तो एक ये हुआ। दूसरा असिस्टेंस राइट, इसको वो पॉजिटिव रूप में इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब है दैट हेल्प द माइनॉरिटी इन ए अफर्मेटिव वे, इन ए पॉजिटिव वे, मीन्स लैंग्वेज उन सबको बचाना, उनको प्रिजर्व करना। तीसरा सिंबॉलिक क्लेम, इसका मतलब है कोई पर्टिकुलर कल्चर है जो अपनी इक्वालिटी की बात कर रहा है, जो अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहता है, जो अपना सिंबल एक क्लेम कर रहा है कि भाई हम पर्टिकुलर इस एरिया में रहे, हमारी आइडेंटिटी है, तो उसको प्रिजर्व करना। रिकग्निशन देना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को। इसके अलावा उनका स्पेशल रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक्स्ट्रा सीट जो माइनॉरिटीज़ को दी जाती हैं या उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात होती है। कई बार सेल्फ गवर्नमेंट, आपने ट्राइबल एरियाज़ में स्पेशली देखा होगा जहाँ पे कोई कल्चरल माइनॉरिटी या कोई ऐसा वर्ग है उसको स्पेशली रिजर्वेशन दिया जाता है, या सेल्फ गवर्नमेंट का प्रोविज़न है कि ठीक है आप अपने हिसाब से वहाँ पे रूल रेगुलेशन बना के रूल कर सकते हो। और ये ट्राइबल एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ पे हम लोग और आप लोग अलाउड नहीं है जाना, वहाँ वो खुद की सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू वो रूल करते हैं। कुछ एक्सटर्नल रूल्स भी होते हैं जिसके तहत कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाते हैं, जिससे बाहरी जो लोग हैं वो आप उस एरिया में नहीं जा सकते। इसके अलावा जैसे इंटरनल रूल्स भी होते हैं, सेम वो जो पर्टिकुलर जो लोग हैं वो अपने यहाँ पे उसको फॉलो करते हैं। अब देखो सिंपल सी ये मैं पॉइंट आउट क्या करना चाह रहा हूँ, इसको सबको आपको रटना नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मल्टी कल्चरलिज्म को लेकर एक बुक लिखी, द मल्टी कल्चरलिज्म ऑफ फियर,
और उसमें ये जो जैकोब टी लेवी है ये कहते हैं कि इन सब तरीके से अगर हम बात करें कि मल्टी कल्चरलिज्म को आज के दिन बचाया जा रहा है। कैसे? तो सिंपल है कि कुछ जैसे एप्लीकेबल लॉ हैं जो सभी के ऊपर लागू होते हैं, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ग को उसमें छूट दे दी जाती है, कईयों को पॉजिटिव अफर्मेटिव अधिकार दे के उनकी मदद की जाती है, किसी को सिंबॉलिक क्लेम जो कई कर रहे हैं उनको वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके अलावा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव राइट के थ्रू उनको प्रिजर्व किया करने की बात की जा रही है। तो ये सब वेरियस जो हमने तरीके देखे जिसके तहत जो ये माइनॉरिटीज़ हैं, ये जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, उन सब को वो अपने अधिकारों की बात करते हैं इन सब मेथड्स के थ्रू। और इसीलिए कई बार फिर वो एक सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि मान लो जो अदर फिर पर्टिकुलर रिलीजन कल्चर या नॉर्म्स उन सब के जो लोग हैं वो कहते हैं कि इनको विशेष अधिकार मिले हैं तो हमें क्यों नहीं, है ना। तो मैं आपको फिर स्टार्टिंग में फ्रेंड्स एक बार बता दूं, ये मल्टी कल्चरलिज्म कॉन्सेप्ट जो है ये हम समझ रहे हैं यूरोपियन सोसाइटीज़ के संदर्भ में, और यूरोपियन सोसाइटीज़ को आदत नहीं है इन सब चीज़ों की, और इसीलिए वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं, वहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इस संदर्भ में भी इस चीज़ को समझना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की मल्टी कल्चरलिज्म जो है वो धीरे धीरे आप देखो कि जो ये LGBT है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर जो वर्ग है, ये भी अब धीरे धीरे जैसे जैसे मल्टी कल्चरलिज्म कॉन्सेप्ट इमर्ज्ड हो रहा है यूरोपियन सोसाइटीज़ में, तो इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। मीन्स ये कह रहे हैं कि मीन्स हम सिंपल से बात करें, पहले वो कल्चर से रिलेटेड था, नॉर्म्स, प्रिंसिपल, रिलीजन से रिलेटेड था वो, लेकिन अभी क्या है, इंडिविजुअल की सोच क्या है, इंडिविजुअल कैसे जीना चाहता है, क्या उसका कहते हैं वे ऑफ लाइफस्टाइल उसका कैसा है। तो ये जो छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो भी अब मल्टी कल्चरलिज्म तक पहुंच गए हैं। सिंपल से हम बात करें कि ये LGBT जो वर्ग है ये भी स्पेशली अभी डिमांड कर रहा है कि हमें भी स्पेशल हमारा जो भी लाइफस्टाइल है उसको इसी मल्टी कल्चरलिज्म के तहत ही अडोप्ट किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की मॉडल्स ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म क्या है। तो यहाँ पे जो एसिल्ट सेचर जो थिंकर हैं उन्होंने 2 टाइप ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म के मॉडल्स बताए हैं, एक है स्ट्रॉन्ग एंड एक है वीक। इसमें किस चीज़ पे वो बात करते हैं, देखो वो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग मल्टी कल्चरलिज्म का मतलब है कि ग्रुप आइडेंटिटी एंड द ग्रुप राइट एंड इट गिव्स द राइट टू ग्रुप ओवर इट्स मेंबर। सिंपल सी हम बात करें कि जो ये कहना चाह रहे हैं कि 2 टाइप के मल्टी कल्चरलिज्म देखने को मिलते हैं, एक है जो स्ट्रॉन्ग, एक है जो वीक। तो स्ट्रॉन्ग वाले में थोड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग वाले में प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी जो डिफरेंट ग्रुप है ना उनके साथ इनजस्टिस दिखने को मिलता है। कैसे? क्योंकि आप अगर मल्टी कल्चरलिज्म को ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करेंगे, फुल्ली आप सपोर्ट करेंगे, तो आपको उस चक्कर में कुछ पर्टिकुलर वर्ग को दबा, मीन्स अगर हम बात करें कि जो माइनॉरिटी में है, जो समहाउ पिछड़ा हुआ है, जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, उनको इनजस्टिस देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ वीक जो मल्टी कल्चरलिज्म है उसका मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ पर्टिकुलर किसी ग्रुप, किसी पर्टिकुलर एकोमोडेशन, सिर्फ उसी को ही वो फेवर करते हैं। तो द मेन फोकस इज ऑन हाउ टू ये हार्मोनाइज इंडिविजुअल राइट विद द ग्रुप राइट। तो सबसे जो बेस्ट मेथड है वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो ये 2 मल्टी कल्चरलिज्म के कॉन्सेप्ट हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक में सिर्फ आप किसी पर्टिकुलर वर्ग को ही बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो आपकी कमजोरी ही दिखा रहा है। भैया मैं आप इसको छोड़ो, एक सिंपल से एग्जाम्पल से ले लो। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को ही अच्छा मान रहे हैं, आपकी मेंटलिटी ऐसा है कि नहीं सिर्फ लड़के ही अच्छे होते हैं या सिर्फ लड़कियां ही अच्छी होती हैं, तो क्या है ये वीक आपका व्यू है। स्ट्रॉन्ग मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर, सिंपल से हम बात करें कि आप सभी को बिल्कुल स्ट्रांगली उसको सपोर्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर आइडिया को, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप किसी में अच्छाई देख रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं, तो सम हाउ कुछ नेगेटिव वर्ग भी तो है भाई। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन फ्रेंड्स आप एक बात, क्या ओवर पॉजिटिव होना सही है? नहीं ना। तो सिंपल है, वी मेक द बैलेंस बिटवीन द एक्सट्रीम, स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच हमें एक बैलेंस लेके चलना होगा, उसको ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। यहाँ पे एंड्रू हैवुड जो है वो 3 टाइप के मॉडल को बताते हैं कि मल्टी कल्चरलिज्म में 3 मॉडल हैं, लिबरल मॉडल, प्लूरलिस्टिक मॉडल एंड कॉस्मोपॉलिटन। लिबरल मॉडल ये कहता है कि फ्रीडम जो है, इंडिविजुअल की फ्रीडम को सबसे ऊपर रखा जाए,
मीन्स जो भी इंडिविजुअल को पसंद है वही हमें जो गवर्नमेंट्स है वो हर किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम को ध्यान रखे। प्लूरलिस्टिक कल्चरलिज्म कह रहे हैं कि नहीं, जो सोसाइटी अगर हम बात करें लार्ज स्केल में जो लोगों को पसंद है उस मॉडल को हम सपोर्ट करें, दैट इज़ प्लूरलिस्टिक मल्टीकल्चरलिज्म। उसमें जैसे भिखु पारिक हैं वो भी इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं दैट ही आर्ग्यूज दैट मल्टीकल्चरलिज्म इज़ नाइदर ए पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन नॉर ए फिलोसफिकल, बल्कि वो इसको किस 3 रूप में वो उसको समझाते हैं। वो कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो कल्चर से जुड़ा हुआ है और इसीलिए कि इंसान जो है वो प्रॉपर कल्चर स्ट्रक्चर वर्ल्ड में अपना जीता है। दूसरा वो कह रहे हैं कि डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट मीनिंग होते हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड, सो अब एक पर्टिकुलर कल्चर को आप दूसरों पे नहीं थोप सकते। थर्ड वो कह रहे हैं कि एवरी कल्चर, हर एक कल्चर में कुछ अपने इंटरनल कुछ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ उनके अलग नॉर्म्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी हमें देखना होगा। तो सिंपल सी अगर हम बात करें यहाँ पे वापस चलते हैं एक बार, एंड्रयू हैवुड ने जो 3 मॉडल की बात करी, लिबरल, प्लूरिस्टिक और कॉस्मोपॉलिटन। तो लिबरल मतलब वो सिंपल है, जो हर एक इंडिविजुअल के फ्रीडम की जो बात करते हैं वो लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म में आएगा। प्लूरलिज्म में जो कहते हैं कि जो पूरी सोसाइटी के लिए जो बेहतर हो वो मॉडल हमें अपनाना चाहिए। बट इसको जो भिखु जो पारिक है वो थोड़ा इस मॉडल को बेहतर तरीके से समझाने के लिए वो 3 इंपॉर्टेंट सिद्धांत देते हैं। वो कह रहे हैं एक तो सबसे पहली चीज़ कि इंसान अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है, दूसरा हर एक कल्चर अपने आप में अलग है दूसरे कल्चर से, इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कल्चर को आप सिर्फ बेहतर मान के नहीं रख सकते, आपको ओपन होना होगा, आपको प्लूरल होना होगा। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड ये पार्ट है। और थर्ड जो मॉडल था प्लूरलिस्टिक के बाद वो कॉस्मोपॉलिटन मॉडल। इसका तहत क्या है कि जो लाइफस्टाइल है, सिंपल से हम बात करें डाइवर्सिटी को एंजॉय करना, सेल्फ डेवलपमेंट पे बात देना, लाइफस्टाइल हमारे पास बेहतर हो, हमारे पास चॉइसेस हो, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो ये जो मॉडल है वो कॉस्मोपॉलिटन मॉडल इस तरीके से चीज़ों को देखता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट टाइप के मॉडल जो हैं और ये थिंकर्स के रूप में आपको ये सारे पॉइंट्स आपको फ्रेंड्स ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं कि सेकंड वेव ऑफ राइटिंग, मीन्स ये हमने जो ऊपर देखा सारा ये 1970s 1980s के दौरान की ही ये बात है, लेकिन अभी बाद में हम एक सेकंड वेव भी दिखाई देती है मल्टीकल्चरलिज्म के साथ ही हमें। उसमें क्या है कि उसमें कुछ पर्टिकुलर जो वर्ग है, जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें कि पहले सिर्फ रिलीजन को ही कल्चर सेंट्रिक के रूप में एक माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अभी जो सेंसिटिव जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे खासकर लिबरल वर्ग है, तो वो इंडिविजुअल राइट की जब से बात कर रहा है, जो हमने ऊपर LGBT देखा, लेस्बियन और गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, उन सब के अधिकारों की भी बात हुई है, तो ये सारे सेकंड वेव ऑफ राइटिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वुमेन जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं उन्होंने भी अपने अधिकारों की ज़्यादा बात की। उन्होंने कहा है कि जो ये पैट्रियार्कल जो सोसाइटीज़ हैं उसमें हमारे अधिकारों की रक्षा हुई नहीं, हमारे कल्चर को ध्यान रखा ही नहीं गया कि मिस वुमेन को क्या पसंद है, तो फेमिनिस्ट ने अपना जो व्यू है वो देना स्टार्ट किया। इसके अलावा जो एनिमल से रिलेटेड आपने देखा होगा कि अभी एनिमल से रिलेटेड भी कितने सारे राइट आ गए हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको राइट कितने देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सेकेंड वे ऑफ राइटिंग में ही आपका आएगा, जो मल्टीकल्चरलिज्म का ही ब्रॉडर रूप में आपको व्यू दिखाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कि अभी इन्वायरमेंट हुआ, एनिमल के रिलेटेड राइट की बात हुई, फेमिनिस्ट थिंकर जो है वो वुमेन की बात करते हैं, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया लिबरल जो है वो हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात करते हैं। सो दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मल्टीकल्चरलिज्म। और हम सिंपल सी बात करें, जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस होती जा रही है, ये मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इमर्ज्ड होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ये डिक्लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब लास्ट में आते हैं कुछ लिमिटेशंस, कुछ कमियां, कि जो थिंकर हैं कुछ वो मल्टीकल्चरलिज्म में कुछ कमियां बताते हैं। सबसे पहले तो है ये ब्रेनबेरी, वो कहते हैं कि आप अगर कहोगे कि मल्टीकल्चरलिज्म का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मैं सिंपल ये कह रहे हैं कि आप यूरोपियन चश्मे से आप मल्टीकल्चरलिज्म को नहीं देख सकते। हर एक सोसाइटी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है और हर एक सोसाइटी के अपने जो कल्चर है वो अलग होते हैं। मीन्स जैसे सिंपल से बात करें कि अरब जो सोसाइटीज़ हैं, अरब जो वर्ल्ड के जो नेशन है उनका कल्चर अलग है, यूरोपियन का अलग है, तो आप हर कल्चर को आप एक चश्मे से नहीं देख सकते। और वो कह रहे हैं कि यही कमी है कि यूरोपियन जो थिंकर है वो चाह रहे हैं कि जो अमेरिकन या यूरोपियन जो मॉडल है मल्टीकल्चरलिज्म का वही पूरी दुनिया में फॉलो हो, जो कि पॉसिबल नहीं है।
दूसरा, अमृता सेन ये कहते हैं कि आप जो मल्टीकल्चरलिज्म के रूप में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो आधी अधूरी बात है। आपको मल्टीकल्चरलिज्म की बजाय लोगों को ज़्यादा फ्रीडम, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर ज़्यादा जोर देना होगा, ना कि आप ये सब कल्चर, रिलीजन, इन सब को आप छोड़ो। आप लोगों के जीवन को बेहतर बनाओ, उनको अपॉर्चुनिटी दो, उनको चॉइसेस उनके पास होनी चाहिए। और अमृता सिंह यही कह रहे हैं कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है ना, कई बार एग्रेसिव हो जाता है, लोग अपने कल्चर उसको बचाने के लिए दूसरों से नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है, तो इस रूप से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जो कंजर्वेटिव और नेशनलिस्ट थिंकर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, जो मल्टीकल्चरलिज्म कॉन्सेप्ट है वो हमारी जो आइडेंटिटी होती है, नेशन के अगेंस्ट वो चला जाता है, लोग अपने अपने अधिकारों की बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, नेशन सबसे पहले होना चाहिए, देश सबसे पहले होना चाहिए, और राष्ट्र सबसे पहले होना चाहिए। सो कंजर्वेटिव और नेशनलिस्ट थिंकर भी कहते हैं कि नहीं, जो मल्टीकल्चरलिज्म जो सोसाइटीज़ होती हैं वो इंटरनली ही डिवाइड हो जाती हैं, जो बाद में चल के वहाँ पे वॉयलेंस देखने को मिलती है। तो ये इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं। फेमिनिस्ट थिंकर जो है वो कहते हैं कि नहीं, मैन हमेशा से ही डोमिनेट पोजिशन में रहा है, तो वुमेन को कभी ध्यान में दिया ही नहीं गया, और ये जो मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये भी समहाउ मैन को ही फेवर कर रहा है। तो ये फेमिनिस्ट हुए, कंजर्वेटिव हुए, अमृता सेन, और इसके अलावा बैरन बेरी, ये सब थिंकर हैं जो मल्टीकल्चरलिज्म कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर, एंड if you buy the notes, then you just send me the message, and thank you so much friends, have a good day.